वन गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। ये क्लास डेली 9 PM पर आती है, जिसमें हम 25 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक रिक्वेस्ट आई थी, मैम 50 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कराइए, तो वो मैं समय के साथ आगे कराना स्टार्ट कर दूंगी। अभी थोड़ी समय की व्यस्तता है, तो इसलिए मैं नहीं ला सकती उतने एमसीक्यू, क्योंकि मुझे पीपीटी बनाने होते हैं तो समय लग जाता है। तो कोशिश करूंगी लाने का, मना नहीं कर रही हूँ, समय के साथ ले आऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। शिक्षा की बैंकिंग प्रणाली के अमानवीय पहलू का विश्लेषण और आलोचना किसने की थी? ऑप्शन ए हीगल ने, ऑप्शन बी पॉल फेयर ने, ऑप्शन सी है इवान इलिच ने, और ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खिम ने। द dehumanizing aspect of the banking system of education is analyzed and criticized by। बताइए किसके द्वारा क्रिटिसाइड किया गया था बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पॉल फेयर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों को किस प्रकार परिभाषित किया है? ऑप्शन ए वस्तुओं के उत्पादन की विधि के रूप में, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज। ऑप्शन बी है वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल, रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग कमोडिटीज। ऑप्शन सी दिया उत्पादन के साधनों और उत्पादन संबंध का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन रिलेशन। और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं दिए, नन ऑफ द एबव। तो बताइए मोड ऑफ प्रोडक्शन को कार्ल मार्क्स ने किस रूप में परिभाषित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, बताइए कौन सा होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम से भी पुस्तक है। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माइकल फूको के लेखन का सार किस बात के इर्द गिर्द घूमता है? ऑप्शन ए आधुनिक शिक्षा के किसी के व्यक्तित्व को आकार देने की क्षमता। ऑप्शन बी है शक्ति ज्ञान प्रणाली जो अधिकार का निर्माण करती है। ऑप्शन सी ज्ञान जन संचार माध्यमों की प्रकृति और सहमति बनाने की उसकी शक्ति। और ऑप्शन डी है अपनी परंपरा को बनाए रखने की आवश्यकता। द एसेंस ऑफ माइकल फोकास राइटिंग वुड रिवॉल्व अराउंड। तो बताइए किस पर केंद्रित है माइकल फोकाल्ट की जो लेख लिखते हैं वो किस पर केंद्रित होता है? तो उन्होंने पावर और नॉलेज की बात की है अपने अध्ययन में, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है द पावर ऑफ नॉलेज सिस्टम दैट क्रिएट्स अथॉरिटी, शक्ति ज्ञान प्रणाली जो अधिकार का निर्माण करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धर्म किस प्रकार एक सामाजिक संस्था की भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए धर्म में मानदंडों का एक जटिल एकीकृत समूह होता है। Religion has a complex and integrated set of norms. ऑप्शन बी है प्राथमिक धार्मिक प्रथाएं और विश्वास सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। Religious practices and beliefs are related to societal values. ऑप्शन सी है धर्म अक्सर कई बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। Religion often meets several basic needs. और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए धर्म किस प्रकार सामाजिक संस्था की भूमिका निभाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। धर्म मानदंडों की एक जटिल और एकीकृत समूह है, ये भी सही लिखा है। धर्म प्रथाएं और विश्वास सामाजिक मूल्यों से संबंधित है, ये भी कथन सही लिखा है। धर्म अक्सर कई बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, ये भी सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का उदय और प्रसार क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए परंपरा मूल संरचना की शक्ति, पावर ऑफ ट्रेडिशन वैल्यू स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी दिया है समकालीन विश्व में युक्तिकरण का सार, द स्प्रेड रेशनलाइजेशन इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ऑप्शन सी दिया धार्मिक विश्वास प्रणाली का प्रभुत्व, द एसेंडेंसी ऑफ रिलीजियस बिलीफ सिस्टम।
और ऑप्शन डी दिया समकालीन विश्व में सांस्कृतिक संघर्ष, द कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो बताइए नौकरशाही का उदय और क्या प्रसार क्या दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, समकालीन विश्व में युक्तिकरण का प्रसार, स्प्रेड ऑफ रेशनलाइजेशन इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी राइट मिल्स की निम्नलिखित में से कौन सी रचना हमें इतिहास, जीवनी तथा समाज में दोनों के बीच संबंध को समझने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन ए द पावर इलीट, ऑप्शन बी समाजशास्त्रीय कल्पना मतलब द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ऑप्शन सी है व्हाइट कॉलर अमेरिकी मध्यम वर्ग, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो बताइए सी राइट मिल्स की ऐसी कौन सी रचना है जो इतिहास, जीवनी और समाज दोनों के बीच क्या संबंध बताती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इस पुस्तक में इन्होंने पब्लिक और पर्सनल इशू की बात की है। कैसे हमारे पर्सनल मुद्दे, व्यक्तिगत मुद्दे पब्लिक मुद्दे बनते हैं, इसको इसमें अच्छे से इन्होंने समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ऑप्शन ए है जो नियंत्रित होता है उसे हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, ऑप्शन बी जो कारण होता है उसे, ऑप्शन सी जो परिणाम होता है और उसे, ऑप्शन डी जो मापा नहीं जा सकता है उसे कहते हैं। तो बताइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम किसे कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है ना, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो बताइए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र चर। तो इस क्या होता है जो कारण होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं हेर फेर करते हैं, उसे हम क्या करते हैं इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र चर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज शास्त्र में संरचना का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए भवनों का समूह, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, ऑप्शन बी है सामाजिक संबंधों का स्वरूप, पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशंस, ऑप्शन सी है आर्थिक उत्पादन इकोनॉमिक प्रोडक्शन, और ऑप्शन डी है राजनीतिक शक्ति पॉलिटिकल पावर। स्ट्रक्चर का मीन बताना है आपको क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सामाजिक संबंधों का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल मोबिलिटी मतलब सामाजिक गतिशीलता। आपको बताना है सामाजिक गतिशीलता क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए राजनीतिक आंदोलन को, पॉलिटिकल मूवमेंट को, ऑप्शन बी रिलीजियस रिफॉर्मेंट को, धार्मिक सुधार को, ऑप्शन सी है सोशल स्टेटस में चेंज को, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन को, और ऑप्शन डी है पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जनसंख्या वृद्धि को। तो आपको बताना है सामाजिक गतिशीलता क्या दर्शाता है। इससे संबंधित सिद्धांतकार कौन है, सोरोकिन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंबॉलिक वायलेंस इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतीकात्मक हिंसा। प्रतीकात्मक हिंसा की बताना है क्या मतलब होता है, और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था। ऑप्शन ए शारीरिक हिंसा होता है इसका मतलब, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक प्रभुत्व के माध्यम से नियंत्रण होता है, ऑप्शन सी है कानूनी दंड होता है, और ऑप्शन डी है राजनीतिक विद्रोह होता है। तो बताइए सिंबॉलिक वायलेंस का मतलब क्या होता है। तो इसका जो मतलब होता है वो है सांस्कृतिक प्रभुत्व के माध्यम से नियंत्रण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था पियरे बोर्डियू ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी में है। रेशनल चॉइस थ्योरी क्या मानती है? ऑप्शन ए, मनुष्य परंपरा से चलता है। ऑप्शन बी, मनुष्य लाभ हानि देखकर निर्णय लेता है। ऑप्शन सी, मनुष्य सामाजिक नियंत्रण से निर्धारित होता है। और ऑप्शन डी है, मनुष्य अवचेतन से प्रभावित होता है। तो बताइए रेशनल चॉइस थ्योरी क्या कहती है? तो ये कहती है मनुष्य लाभ हानि देखकर निर्णय लेता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक तरफ राइटर्स दिए हैं, दूसरी तरफ उनके कॉन्सेप्ट दिए, आपको मैच करना है कौन सा कॉन्सेप्ट किसका है। जीएच मीट, विल्फ्रेड पेरेटो, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। तो जीएच मीट का कॉन्सेप्ट है भूमिका ग्रहण का, ए का हमारा हो जाएगा 3। बी पेरेटो का कॉन्सेप्ट कौन सा है? सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड, संभ्रांत लोगों का परिचालन, बी का हो जाएगा 4। मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है बर्स्ट हैंड, सी का हमारा हो जाएगा 1। और कार्ल मार्क्स का संबंध है एलियनेशन से, विसंबंधन इनका कॉन्सेप्ट है, डी का हो जाएगा हमारा 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 देखिए किसमें, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट क्लास नेक्सस का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए, जाति और वर्ग का पूर्ण अलगाव। ऑप्शन बी, दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव। ऑप्शन सी, जाति का समाप्त होना। और ऑप्शन डी है वर्ग का स्थिर होना। तो बताइए कास्ट क्लास नेक्सस का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है दोनों ही, मतलब कास्ट मतलब हमारी जाति हो गया, क्लास मतलब वर्ग, दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने धर्म को पवित्र छत्र कहा है? किसने धर्म को पवित्र छत्र कहा है? जो पवित्रता में स्थित होकर सामाजिक दुनिया को अर्थ देने का एक साधन है। ऑप्शन ए पीटर बर्जर का है। ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन सी मैक्स वेबर। और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। हु टर्म रिलीजन एज अ sacred canopy, a means giving meaning to the social world by locating it in the sacred। बताइए कौन ये कथन दिया है? सैक्रेड कैनोपी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? पवित्र छत्र से हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है पीटर बर्जर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने इस विषय में जाति के गैर ब्राह्मणवादी प्रतिपादनों के साथ जुड़ाव की सापेक्ष कमी की वकालत की है? Who among the following Indian sociologists has advocated the relative lack of engagement with the non-Brahminical rendering of caste in the display? ऑप्शन ए है वर्जीनियस खाका। ऑप्शन बी है आंद्रे बितेई। ऑप्शन सी है शर्मिला रेगे। और ऑप्शन डी है बीके सरकार। तो बताइए नॉन ब्राह्मणिकल रेंडिंग ऑफ कास्ट की बात कौन करता है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शर्मिला रेगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन शब्द किसने गढ़ा है? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मतलब त्रासदी। ऑप्शन ए थॉमस मार्टिन। ऑप्शन बी विलियम लॉयड। ऑप्शन सी गैरेट हार्डिन। और ऑप्शन डी इलिनोर ऑस्ट्रॉम। तो बताइए ट्रेजेडी ऑफ कॉमन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये टर्म किसने क्वाइन किया है? तो ये टर्म क्वाइन किया है गैरेट हॉर्डिन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस नाम से इनकी पुस्तक है द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, जो आई थी 1968 में। किसकी है? गैरेट हॉर्डिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मार्थक भूमिका ग्रहण रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए आर के मर्टन। ऑप्शन बी आर्लिंगटन। ऑप्शन सी एच कोले। और ऑप्शन डी जी एच मीड। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग? ऑप्शन ए
आर के मटन, ऑप्शन बी रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी CH फुले और ऑप्शन डी GH मीट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी GH मीट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था को स्थिर स्थिति समूहों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया था। हु अमंग द फ्लोइंग फेमसली रिफाइंड कास्ट सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ फ्रोजन स्टेटस ग्रुप। ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी इलियट और मेरिट और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए फ्रोजन स्टेटस ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी रॉल्फ लिंटन। रॉल्फ लिंटन है, ये मत समझिएगा मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर ने सिर्फ स्टेटस ग्रुप की बात की है, जबकि रॉल्फ लिंटन ने फ्रोजन स्टेटस ग्रुप्स की बात की है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शादी को जरूरी माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए या पैतृक संपत्ति पाने का एकमात्र तरीका है, ऑप्शन बी है या यौन संतुष्टि का एकमात्र तरीका है, ऑप्शन सी है या सामाजिक मान्यता देता है, ऑप्शन डी है या नियमित और सामाजिक रूप से स्वीकृत यौन संतुष्टि प्रदान करता है। तो बताइए विवाह क्यों जरूरी होता है, मैरिज। तो ये क्या करता है, समाज में सोशल एक्सेप्टेंस प्रदान करता है, सोसाइटल सैंक्शन प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सामाजिक मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी किताब पीपल ऑफ इंडिया में किसने कहा था कि शायद इंसान में बदलाव की प्रवृत्ति रही है, इसी इच्छा ने इंसानों को अजनबियों, अनजान और अपरिचित लोगों के साथ शादी का रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित किया है। द पीपल ऑफ इंडिया, अगर आपको पता है बुक किसकी है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन ए गुहा ने कहा है, ऑप्शन बी घुरिया ने कहा है, ऑप्शन सी रिजले ने कहा है और ऑप्शन डी वेस्टर्न मार्क ने कहा है। बताइए ये कथन किसका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रिजले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विकास के मानदंड के रूप में श्रम के सामाजिक विभाजन के महत्व पर जोर किसने दिया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल डिवीजन ऑफ लेबर एज अ क्रिटिसिजन ऑफ सोशल डेवलपमेंट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी F एंगल्स और ऑप्शन डी हर्बर्ट हाइमन। तो बताइए किसने सोशल डिवीजन का कॉन्सेप्ट दिया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम प्रथा, इसे हम लोग सामंतवाद भी बोलते हैं, का आधार हमेशा क्या होता है। द बेसिस ऑफ स्लेव सिस्टम इज ऑलवेज, राजनीतिक होता है, आर्थिक होता है, रीति रिवाज पर आधारित होता है या सामाजिक जरूरत होती है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कस्टम एंड सोशल नीड। तो बताइए सामंतवाद का बेसिस क्या होता है। स्लेव सिस्टम की बात कौन करता है, कौन करता है, कार्ल मार्क्स करते हैं। तो ये हमेशा क्लास सिस्टम का आधार हमेशा क्या होता है, आर्थिक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इकोनॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निबंध जाति का उल्टा स्वरूप। निबंध क्या है, जाति का उल्टा स्वरूप, भारत के लिए रहस्यमय नहीं। ये एक निबंध है, इसमें आपको बताना है ये किस पर आधारित है। ऑप्शन ए दिए, मतलब ये आपका कोड दिया है, जाति और वर्ग के बीच सकारात्मक संबंध को समान मानता है। दक्षिण और उत्तर भारत में दास प्रथा के ऐतिहासिक प्रक्षेप पथ की जड़ों पर प्रकाश डालता है। भाग भोजन की आदतों की सांस्कृतिक प्रथाओं और सामाजिक प्रभुत्व और अधीनता के मूल्यों की भौतिक जड़ों पर प्रकाश डालता है। और डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कूट सही है। केवल एक है, केवल बी है, केवल सी है या ए बी सी डी दोनों है, मतलब चारों है। तो बताइए, आपको मैं अभी इसका इंग्लिश भी लेके आई हूँ, इसका इंग्लिश भी अभी क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन काफी बड़ा था तो इसलिए एक पेज पे नहीं हटा।
ये आपका ये क्वेश्चन हो गया हिंदी में। अभी आप इंग्लिश में देख लीजिए। द ऐसे कास्ट अपसाइड डाउन नॉट मिस्टेरियस टू इंडिया, ये कोर्स दिया है, आप देख लीजिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए ओनली है, ऑप्शन बी में बी ओनली है, ऑप्शन सी में सी ओनली और ऑप्शन डी में ए बी सी डी और। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल। ये सारे जो है इक्वेट ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कास्ट एंड क्लास, ये भी सही है। हाईलाइट द रूट्स ऑफ स्लेव हिस्टोरिकल ट्रांजेक्टरीज इन साउथ एंड नॉर्थ इंडिया, ये भी सही है। हाईलाइट द मटेरियल रूट्स कल्चरल प्रैक्टिसेस और फूड हैबिट्स एंड वैल्यूज ऑफ सोशल डोमिनेशन एंड सब बॉर्मिनेशन, ये भी सही है। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द, ये तीनों ही क्या है हमारे सही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जाति और वर्ग के बीच सकारात्मक संबंध को समान मानता है। दक्षिण और उत्तर भारत में दास प्रथा के ऐतिहासिक प्रक्षेप पथ की जड़ों पर प्रकाश डालता है। भोजन की आदतों की सांस्कृतिक प्रथाओं और सामाजिक प्रभुत्व और अधीनता के मूल्यों की भौतिक जड़ों पर प्रकाश डालता है। ये सभी कथन क्या लिखे सही है। मुझे भी इसके राइटर नहीं मिल पा रहे कौन है। ये पीएचडी का पेपर है एंट्रेंस एग्जाम का। अगर मुझे ये मिलता है तो मैं बताऊंगी ये ऐसे किसने लिखा है। अगर आप लोग को पता है कि ये ऐसे किस राइटर्स का है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले राज्य और सरकार के बीच अंतर किया है। ऑप्शन ए लॉक ने, ऑप्शन बी आर डॉहल ने, ऑप्शन सी मार्क्स ने और ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। तो बताइए राज्य और सरकार मतलब स्टेट एंड गवर्नमेंट के बीच डिफरेंस किसने किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉक ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए काका कालेकर समिति के द्वारा, ऑप्शन बी साइमन कमीशन के द्वारा, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण समिति के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा की गई थी त्रिस्तरीय समिति की सिफारिश। द थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वर रिकमेंडेड बाय, ये सिफारिश की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। कब की गई थी 1957 में। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन कोई सजेशन देना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पर चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।